कंजर्वेशन लॉ यानी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ यानी रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कब हमें अप्लाई। कैसे हो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल डिफेंस का तड़का में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वह है लॉज ऑफ मोशन का पार्ट नंबर 4 यानी गति के नियम का चौथा पार्ट वीडियो है ये। और दोस्तों इसमें आज मैं बात करूंगा लीनियर कंजर्वेशन लॉ यानी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ यानी रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कब हमें अप्लाई करना है। तो टॉपिक है दोस्तों हमारा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको मैं बता दूं ये इस टॉपिक से रिलेटेड एयरफोर्स में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ यानी हिंदी में बोलते हैं इसे रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। अब दोस्तों यहाँ पर बात यह है कि रेखीय संवेग संरक्षण का नियम होता क्या है और इसको लगाते कब हैं, तो कैसे लगाते हैं, ये टॉपिक है हमारा। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि रेखीय संवेग संरक्षण यानी कंजर्वेशन की मीनिंग क्या होती है, संरक्षण यानी कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है। दोस्तों कंजर्वेशन का जो बेसिक मीनिंग है वो ये है कि जितना कोई जैसे कोई निकाय है, कोई सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है, तो उस सिस्टम में टोटल कितना मोमेंटम बन रहा है, कुल कितना संवेग बन रहा है, और उसमें कुछ भी अनहोनी होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी सिस्टम है, अगर उस सिस्टम में कुछ अलग से कुछ नया फिनोमेना होता है तो आफ्टर द फिनोमेना यानी कुछ घटना के बाद वो कुल संवेग वही बना रहेगा जितना पहले था, लेकिन शर्त यह है कि उस पर बाह्य आरोपित बल का मान शून्य हो, यानी एक्सटर्नल एजेंसी यानी बाहर से कोई बाह्य कर्ता अलग से बल ना लगाए। फॉर एग्जांपल हम समझते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार बाह्य कर्ता द्वारा आरोपित बल इक्वल टू होता है संवेग परिवर्तन की दर यानी चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, यानी संवेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल, ये आपका कहलाता है बाह्य कर्ता द्वारा आरोपित बल। अब यहाँ पर इफ अगर हम ये लगा दें, यदि आरोपित बल यानी किसी भी निकाय पर, किसी सिस्टम पर अगर आरोपित बल का मान शून्य है, इसका ये मतलब है दोस्तों कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी का मान 0 है। दोस्तों इसका ये मतलब है कि मोमेंटम में जो चेंज है वो 0 है। अगर किसी चीज़ में परिवर्तन ही शून्य है, इसका ये मतलब है कि उस निकाय का, उस सिस्टम का, बार बार मैं बोल रहा हूँ निकाय यानी सिस्टम, उस निकाय का जो कुल संवेग है वो संरक्षित रहेगा। इसका मतलब ये हुआ, चेंज का मतलब होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू 0 हो जाएगा। चेंज का मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, और इसका मतलब ये निकल के आया फाइनल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू इक्वल टू इनिशियल वैल्यू। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। लेकिन शर्त क्या है, शर्त ये है कि बाह्यकर्ता द्वारा यानी एक्सटर्नल एजेंसी द्वारा जो किया गया कार्य अप्लाइड फोर्स है यानी आरोपित बल है, उसका मान क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो ही हमें चीजें क्लियर होंगी। तो आइए एग्जांपल्स इसके समझते हैं। सबसे पहला इसका एग्जांपल है फायरिंग ऑफ गन, यानी अगर हम किसी बंदूक को फायर करें तो वहां पर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगता है, यानी रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लगता है। दूसरा हम बात कर रहे हैं कोलिजन ऑफ टू बॉडीज, मतलब दो वस्तुओं के टक्कर यानी दो वस्तुओं के संघट्ट, यानी दो वस्तुओं का टक्कर जब होता है तो वहां पर भी रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। तो यहाँ पर इन दोनों एग्जांपल्स को हम समझने की कोशिश करेंगे और एग्जाम में क्वेश्चन इसी से रिलेटेड जो है आपका बन जाता है। तो आइए दोस्तों यहाँ पर हम जरा समझने की कोशिश करते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ के एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा फायरिंग ऑफ गन, ध्यान से सुनिएगा, फायरिंग ऑफ गन। तो दोस्तों यहाँ पर बंदूक का दगना
तो यहाँ पर दोस्तों मैं एक बना देता हूँ, एक गन बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और दोस्तों इस गन में ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इस गन में एक बुलेट है और इस बुलेट यहाँ पर इसके अंदर एक बुलेट है दोस्तों। इस ये निकाय है, एक सिस्टम है, और दोस्तों इस सिस्टम में एक गन है और एक बुलेट है, यानी एक बंदूक है और एक गोली है। हाँ, बंदूक की जगह पे लैंग्वेज पिस्टल भी हो सकता है, राइफल भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर मान लेते हैं लेट, यहाँ पर दोस्तों एक काम करते हैं, यहाँ पर दो हम यहाँ पर वो बना लेते हैं कॉलम, एक कॉलम बना लेते हैं गन का यानी बंदूक का, पिस्टल, राइफल, और दूसरा बना लेते हैं दोस्तों हम बुलेट का बना लेते हैं। तो यहाँ पर जरा समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए बुलेट का केवल गोली का जो द्रव्यमान है, बंदूक की गोली जो उसमें गोली है उसका द्रव्यमान अगर m है और बंदूक का द्रव्यमान कैपिटल M है दोस्तों, मास m, इसको स्मॉल m ले लेना है, और इनके इनिशियल वेलोसिटीज, तो u मतलब इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग किसका, तो दोस्तों यहाँ पर ug मतलब गन ले लेते हैं, इसका कितना ले लेते हैं दोस्तों 0 ले लेते हैं, और u मतलब प्रारंभिक वेग किसका दोस्तों बुलेट का यानी आपका गोली का, तो इसका भी 0 होगा क्योंकि शुरुआत में दोनों रेस्ट में रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमें समझने वाली बात यह है कि पूरे निकाय में दो चीजें हैं, एक गन है और एक बुलेट है, यानी इस निकाय में यानी सिस्टम में एक आपका गन है, एक बुलेट है, और इनका अगर हम देखें दोस्तों तो इसका भी वेग 0 है, इसका भी वेग 0 है। इसका मतलब ये हुआ इनिशियल मोमेंटम यानी प्रारंभिक संवेग का जो मान होगा तो दोस्तों वो होगा आपका इसका संवेग प्लस इसका संवेग, तो मास इंटू इसकी वेलोसिटी 0 प्लस मास इंटू इसकी वेलोसिटी, दोस्तों ये भी हो जाएगा आपका 0। तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का क्या निकल के आया 0। और दोस्तों आपको पता है अगर किसी बाह्यकर्ता द्वारा बाहर से बल ना लगाया जाए यानी एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स ना लगाए किसी सिस्टम पे, तो दोस्तों ये समझने वाली बात है कि जो फाइनल मोमेंटम होगा वो भी क्या होगा दोस्तों 0 होगा। तो फाइनल मोमेंटम कितना बनेगा, तो अब आप देखिए ये तो सिचुएशन है बिफोर फायरिंग ऑफ गन, बिफोर फायरिंग ऑफ गन यानी बंदूक दगने से पहले की स्थिति है। और दोस्तों अगर बंदूक दग जाएगी तो दोस्तों यहाँ पर ट्रिगर जब आप दबाओगे तो दोस्तों क्या होगा, ये बंदूक दग जाएगी और फाइनली क्या होगा, यहाँ पर ये जो बुलेट है बुलेट में कुछ रफ्तार आ जाएगी, और बुलेट का मास m है, इसके पास वेलोसिटी मान लीजिए स्मॉल v है दगने के बाद। तो दोस्तों ये समझने वाली बात है कि जब हम किसी भी चीज़ को एक्शन देते हैं तो वो चीज़ हमें देता है रिएक्शन। तो यहाँ पर बंदूक में पीछे की तरफ एक वेग लगेगा, एक वेलोसिटी मिलेगी, और इस वेलोसिटी को बोलते हैं रिक्वायल वेलोसिटी ऑफ गन, इसको बोलते हैं हम दोस्तों रिक्वायल वेलोसिटी ऑफ गन, यानी बंदूक में कितना रिक्वायल वेलोसिटी आई इसको हमने कैपिटल F मान लिया। तो दोस्तों यहाँ समझने वाली बात ये कि फाइनल वैल्यू कितनी होगी, तो दोस्तों फाइनल वैल्यू जो होगी वो होगी हमारी बुलेट का मास कितना था दोस्तों, तो m मास m और इसकी वेलोसिटी भी, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा छोटा m इंटू छोटा v हो जाएगा, स्मॉल m इंटू स्मॉल v हो जाएगा, प्लस इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कैपिटल M, गन का मास कैपिटल M है और इसकी जो वेलोसिटी है वो कैपिटल V है। और आपको अच्छे से पता है कि जब ये गन फायर किया गया तो बाहर से दोस्तों कोई भी फोर्स नहीं लगा है, यानी एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहर से आरोपित बल का मान 0 है, जैसा कि हमको पता है जैसा कि एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इनिशियल मोमेंटम की जो वैल्यू है दोस्तों वो फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगी। तो इसका ये मतलब हुआ कि m स्मॉल v प्लस कैपिटल M कैपिटल V की वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ से ये निकल के आएगा mv प्लस m स्मॉल v इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ से फाइनली दोस्तों कैपिटल V की जो वैल्यू अगर हम सिंप्लीफाई करें ये इधर जाएगा माइनस का mv, और ये हो जाएगा कैपिटल M इंटू वी, यहाँ कैपिटल M डिवाइड हो जाएगा, और फाइनली ये कैपिटल V की वैल्यू निकल के आ जाएगी m इंटू वी अपॉन कैपिटल M। और दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये जो कैपिटल V है इसको बोलते हैं रिक्वायल वेलोसिटी ऑफ गन, और यहाँ माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है
कि इस वेलोसिटी का कैपिटल V की जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो स्मॉल v की वेलोसिटी के अपोजिट होगा। इसका ये मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर एक्शन रिएक्शन एक्ट कर रहा है। तो दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि जहाँ पर भी कहीं पर भी अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लग रहा है, यानी रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लग रहा है, इसका सीधा सा मतलब है वहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगना ही लगना है, ये तय है। तो आई थिंक आपको बात ये समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन निकल के आता है कि रिक्वायर्ड वेलोसिटी यानी पीछे की तरफ जो वेलोसिटी यानी धक्का देने वाला फोर्स गन के द्वारा जो धक्का दिया गया है, यहाँ पर समझने की जरूरत है कि ये कैपिटल V की जो वैल्यू है वो उसके मास के इनवर्सली यानी व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा रिलेशन है। इसका ये मतलब है कि इस गन का मास जितना ज़्यादा होगा, यानी ये जो बंदूक का वजन, राइफल पिस्टल जो भी इनका वजन जितना ज़्यादा होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जो जर्क है यानी वेलोसिटी है उतना ही कम होगी। ये यहाँ पे उल्टा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। अब जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ उसको बहुत गौर से सुनिएगा क्योंकि ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए अगर कोई भी आर्मी वाला अगर राइफल फायर कर रहा है, कोई भी राइफल फायर कर रहा है, इसका ये मतलब है कि वो अपने कंधे पर इस तरीके से राइफल को टिका लेता है। तो इससे क्या होता है, तो इससे ये होता है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी कम हो जाती है, यानी पीछे की तरफ जो वेलोसिटी है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी कैपिटल V है, इसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसका ये मतलब है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी इसलिए कम हो जाती है क्योंकि जब गन को यानी बंदूक को जब वो अपने कंधे के साथ अटैच कर लेता है तो सिस्टम का जो मास है, गन का जो मास है वो बॉडी के साथ और एड अप हो जाता है और मास बढ़ जाता है। और दोस्तों जब मास बढ़ जाएगा तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आई थिंक दोस्तों ये समझ में आ गया होगा कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जर्क को कम करने के लिए क्या करता है, वो कंधे पर लगा लेता है आर्मी वाला, और इससे ये फायदा होता है कि सिस्टम का मास यानी पूरे निकाय का जो द्रव्यमान है वो बढ़ जाता है और रिक्वायर्ड वेलोसिटी बैकवर्ड डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो कम हो जाती है। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, अ बुलेट ऑफ मास 200 ग्राम इज फायर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकंड by a rifle of mass 10 kg, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। मतलब कह रहा है एक बुलेट यानी एक गोली है जिसका द्रव्यमान 200 ग्राम की गोली है, उसको फायर किया जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकंड विद द हेल्प ऑफ राइफल, एक राइफल की मदद से। राइफल मतलब बंदूक समझ सकते हैं आप इसको, यानी गन समझ सकते हैं। 10 kg का वजन है राइफल का। कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी की वैल्यू है आपको वो फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पर हम बना लेंगे बुलेट और यहाँ पर बना लेंगे दोस्तों हम राइफल, यहाँ पर बना लेंगे दोस्तों राइफल। अब जरा समझते हैं, बुलेट का मास स्मॉल m से लिखते थे, ये है दोस्तों 200 ग्राम, और यहाँ पर अगर हम इसको केजी में कन्वर्ट करें तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये निकल के आएगा 0.2 kg, क्योंकि 1000 से डिवाइड करने पर ये वैल्यू 0.2 आ जाएगी। और स्मॉल v मतलब वेलोसिटी ऑफ आपका बुलेट ये हो जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड। कैपिटल M की वैल्यू जो है वो दोस्तों 10 kg है। कैपिटल M यानी वेलोसिटी ऑफ मास ऑफ राइफल है 10 kg, और कैपिटल V की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो अभी मैंने बताया था कैपिटल की V की वैल्यू जो होती है -m स्मॉल v अपॉन कैपिटल M। स्मॉल m की वैल्यू आपके पास है कितना दोस्तों, 0.2। वेलोसिटी कितना है दोस्तों, ये है 200 डिवाइडेड बाई कैपिटल M, मास ऑफ द राइफल ये है दोस्तों 10। 10 से यहाँ कट गया, 2 2 जा 4 दोस्तों, यहाँ पर ये जीरो कैंसिल, ये डेसिमल हट जाएगा, ये जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो 4 मीटर पर सेकेंड है दोस्तों ये रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन है। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। कोलिजन, ध्यान सुनिएगा दोस्तों, कोलिजन, कोलिजन मतलब टक्कर। तो दोस्तों कोलिजन जब होता है, जैसे मान लीजिए एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, इन दोनों के बीच अगर टक्कर होगा तो दोस्तों ये सिचुएशन है बिफोर कोलिजन यानी टक्कर से पहले। दोस्तों मान लीजिए ये इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, इसका प्रारंभिक वेग है, इनिशियल वेलोसिटी है u2। मान लीजिए दोनों एक दूसरे से
अपोजिट डायरेक्शन में अप्रोच कर रही हैं, पास आ रही है, तो इनका जब टक्कर होगा तो दोस्तों रेखीय संवेग इस केस में भी संरक्षित रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बाह्य कर्ता द्वारा लगाया गया बल का मान कितना है, 0 है, यानी एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा जो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू है वो 0 है। अगर एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा किसी निकाय पर यानी किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा लगाया गया फोर्स 0 है तो सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम है और फाइनल मोमेंटम है दोनों कंजर्व रहेगा। मतलब किसी निकाय पर अगर बाह्य आरोपित बल का मान 0 है दोस्तों, इसका सीधा सा मतलब यह है कि प्रारंभिक संवेग पूरे निकाय का और अंतिम संवेग दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये है टकराने से पहले दोस्तों, मान लीजिए कि ये दोनों वस्तुएं टकराई और टकराने के बाद इसके में वेग आया v1, इसमें वेग आया v2, यानी इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, मास यही रहेगा। तो टकराने से ये निकाय है, दो वस्तुओं का एक निकाय है और एक टू सिस्टम का ये पार्टिकल है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर इसकी इनिशियल मोमेंटम की बात करें, सिस्टम की इनिशियल मोमेंटम की बात करें तो ये हो जाएगा मास वेलोसिटी पहले की प्लस मास वेलोसिटी दूसरे वाले की, और फाइनल मोमेंटम की बात करें तो इसका हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। तो यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि जैसा कि Fext 0 है तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, और फाइनली हमारे पास एक समीकरण यानी इक्वेशन निकल के आ जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस m इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब एग्जाम में इसके न्यूमेरिकल्स कैसे लगाने हैं ये सारी बातें, तो इसको मैं आपको ये टॉपिक को आपको मैं बताऊंगा वर्क एनर्जी एंड पावर यानी कार्य ऊर्जा एवं शक्ति में। तो दोस्तों रेखीय संवेग संरक्षण का नियम वहीं लगता है जहां पर बाह्यकर्ता द्वारा आरोपित बल का मान 0 हो, यानी एक्सटर्नल फोर्स अगर किसी सिस्टम में 0 है तो उस पर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगेगा, यानी रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लगेगा। आगे चल के आप 6 चैप्टर में पढ़ोगे दोस्तों कोणीय संवेग संरक्षण का नियम यानी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, तो वहाँ की कंडीशन अलग है। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और हाँ दोस्तों थोड़ा सा वीडियो की टाइमिंग में और कोशिश करूँगा बढ़ाने की। आई थिंक आपको छोटी छोटी बातें क्लियर हो गई होंगे। तो मिलते हैं